उधर कि कहीं गुरुजी छुट्टी ना कर दें। तो वो सब बातें एकदम अलाइव एकदम हो गई थी दिमाग में। थैंक यू प्रकाश अंकल फॉर टेकिंग अस ऑन दैट जर्नी वंस अगेन। तो जैसे कि प्रकाश अंकल ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि प्रसाद मिलता था, खूब भर भर के मिलता था, ऐसे पूरे पूरे हम ऐसे करते थे और गुरुजी ऐसे एक हाथ से डालते थे और हम दो हाथों से भी नहीं उसको ले पाते थे। तो ऐसे एक दिन की बात मैं बताऊं कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये तो बहुत ज्यादा जो गुरुजी खिलाते हैं, जैसे होता है कि थोड़ा सा मुझे लगा कि फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू इतना ज्यादा घी वाला हलवा बार बार खाना और इतनी क्वांटिटी में उसको आप लेके भी नहीं जा सकते थे। वो ये माना जाता था कि जब आप अंदर खा रहे हैं तो उसकी उसकी जो कृपा है, जो उसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है या जो भी कहिए, वो ब्लेस्ड रहता है और आपको वहीं खाना होता है वो सारा। तो मैंने एक बार ऐसे ही कहा कि देयर शुड बी सम चेंज। एक दिन हम ऐसे घर से जब चले तो मैंने बोला क्या ही मजा हो कि कुछ और आज गुरुजी खिला दें। और आप मानेंगे नहीं कि जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा उस दिन प्रसाद में समोसे मिल रहे थे और आई वॉज जैप्ड। आई सेड कि ये गुरुजी ने तो आज बिल्कुल मेरे मन की बात सुन ली है। और हम सबको उस दिन समोसे मिले प्रसाद में खाने को, जिसका हमने बहुत आनंद उठाया। तो इस तरह से कई बार होता था कि कुछ छोटी छोटी इच्छाएं जो कि बहुत ही इंसानी तौर पे हम कहेंगे कि बहुत ही तुच्छ हैं ये बातें करना भी, लेकिन गुरुजी उनको भी हमारे लिए पूरा करते थे। और इस तरह से जब भी मतलब मैं कहूँ, अगर इफ आई जस्ट लुक बैक फ्रॉम द टाइम आई मेट गुरुजी, आई वुड से आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड। बहुत ब्लेस्ड लाइफ आपको फील होती है वंस यू अटैच योर सेल्फ टू गुरुजी। तो जैसे कि अंकल ने अभी पहले भी बताया कि हर एक के दिन बंध जाते थे। तो जब हम पहली बार गुरुजी के यहाँ पहुंचे तो गुरुजी ने हमें कहा कि हाजिरी लानी पड़ेगी। तो दैट वाज 98। तो हाजिरी लानी पड़ेगी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इसका क्या अर्थ है। और हमें ये भी लगा कि हम तो काफी दूर से, हम पीतमपुरा से एम्पायर एस्टेट जाते थे जिसमें जाने में काफी टाइम भी लगता था। तो हमें ऐसा लगा कि हम रोज कैसे करेंगे। और तुरंत ही जैसे गुरुजी ने हमारे मन की बात भांप ली और उन्होंने कहा कि आपको रोज नहीं आना है, आपको हफ्ते में एक बार आना है। और हमारे लिए उन्होंने बिना कहे ही हमारी मुश्किल आसान कर दी। और उस तरह से हमने वहां जाना शुरू किया। हफ्ते में एक बार तो हम रिलीजियसली जाते थे और कभी स्पेशली अगर गुरुजी मौका दें या कभी हमारा ही बहुत मन होता था तो हम चले जाते थे। अब बात जो शुरू हुई कि हम वहां कैसे पहुंचे, उसमें जो एक पार्ट वो ये है कि एक बार हमारी शादी 91 में हुई थी और कई वर्ष बीतने के बाद भी हमारे कोई संतान नहीं थी और हम ट्रीटमेंट भी काफी ले रहे थे। तब ऐसा हुआ एक बार 95 में हम किसी को हमारे मेरे हस्बैंड के एक अंकल हैं, मामा जी हैं, वो गुरुजी के भक्त थे। तो उन्होंने हमें बोला कि तुम चलो। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि वो वक्त शायद हमारा तब आया नहीं था। वो बात आई गई हो गई, हम किसी कारण से जा ही नहीं पाए। उसके बाद ऐसा हुआ कि 98 में, तब तक सोचिए हम तब तक भी हमारा ट्रीटमेंट चल ही रहा था। तो 98 में एक दिन वो मामा जी बोले कि बहुत हो गया, तुम्हारे डॉक्टर वॉक्टर सब देख लिए, तुमने कर लिए ना इतने साल से इलाज, अब तुम चलो मेरे डॉक्टर के पास। और उन्होंने हमें जबरदस्ती जिसे कह लीजिए लिया और हमें ले गए एम्पायर एस्टेट। तो जब हम एम्पायर स्टेट में एंटर किए तो गुरुजी वहां पर कारपेट बिछा हो रहता था, गुरुजी वहां नीचे ही बैठे थे और बहुत कैजुअली बैठे हुए थे। और ऐसे ही जैसे उन्होंने हम एंटर किए तो उन्होंने मेरे को ही बुलाया सबसे पहले। अभी वो मामा जी को भी नहीं बुलाया, मेरे हस्बैंड को भी नहीं बुलाया, मुझे ही बुलाया।
हाँ, की प्रॉब्लम है। तो अब गुरुजी ने चूँकि खुद ही पूछा था तो मेरे लिए तो बहुत ही आसान हो गया। जो मुझे कहना था मैंने गुरुजी के कान में धीरे से कहा कि गुरुजी मेरे संतान नहीं है और आपकी कृपा चाहिए। तो गुरुजी ने तब मुझे कहा कि हाज़िरी लानी पड़ेगी। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, उसके अलावा कुछ कहा और इस तरह से हमारी जर्नी शुरू हुई जो गुरुजी के साथ आज तक चल रही है और चलेगी। जब हमने वहाँ जाना शुरू किया, तो जाते-जाते जैसे 98 जुलाई में हम लोग गए होंगे। उसके बाद गुरुजी के बर्थडेज़ भी हमने अटेंड किए, जो कि बड़े ही बहुत ही एक अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस होता था। अच्छे-अच्छे सिंगर आते थे, बड़े-बड़े लोग आते थे और गुरुजी की महिमा देखने लायक होती थी और इतने लोग हम लोग सब जाते थे और सबको दर्शन प्राप्त होते थे और आशीर्वाद मिलता था। तो ऐसे ही जब 1 साल बीत गया, 2 दूसरा वर्ष शायद शुरू हो चुका था। तो जैसे एक इंसानी फितरत होती है, तो मुझे लगता था कि ये गुरुजी मेरे को बार-बार मतलब अभी तक गुरुजी ने मेरी बारी क्यों नहीं लगाई है या मुझे ब्लेस क्यों नहीं किया है? अब आप ये देखिए कि 8 साल हम डॉक्टरों के पास जा रहे थे, तो वहाँ पर तो हमारी कोई मतलब हमारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ था। लेकिन यहाँ हम अपने प्रश्न मन में लेके पहुँच जाते थे गुरुजी के पास। तो एक दिन ऐसा हुआ, एक कर्नल रेखी होते थे वहाँ पे। अ, उन्होंने मुझे कहा कि ओए कुड़ी तेरे तेरे को तेरा कल्याण नहीं हुआ अभी तक? मैंने कहा अंकल हुआ ही नहीं अभी तक कल्याण। तो कहते हैं ओ चल मैं तेरे को लेके जाता हूँ गुरुजी के पास। वो मुझे लेके गुरुजी के पास पहुँचे और गुरुजी ने उनकी तरफ देखा, क्या बात है भई? अंकल क्या की हुआ? तो वो बोले उनको कि आपने इसका कल्याण नहीं किया गुरुजी अभी तक। तो गुरुजी ने उन्हें तो कुछ कहा नहीं, मुझे उन्होंने गुरुजी ने डाँटा, अच्छा अप्रोच लाना है ये तू। तो और मैं तो उसके बाद मेरी तो हालत हो गई खराब एकदम और मैंने अंकल की तरफ देखा, अंकल ने मुझे बोला चलो, अंकल ने बोला गुरुजी ने बोला इत्थों दौड़ जा और हम दोनों तो वहाँ से निकल के भाग के बाहर आके खड़े हो गए। अब अंकल फिर मैं तो इतनी घबरा गई और अंकल ने मुझे कहा कि कुछ नहीं है गुरुजी जब डाँटते हैं ना तो उसमें भी आपकी आपके ऊपर आपका बड़ा भला होता है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि अभी तेरा ना टाइम नहीं है, जब तेरा टाइम आएगा, तेरे को तब सब कुछ अपने आप मिलेगा। तेरे को जो गुरुजी ने कहा है हाज़िरी लानी है, तू बस चुपचाप अपनी हाज़िरी लाती रहे। अच्छा और हाज़िरी लगाने में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी कि मैं जितनी बार जाती थी, हम गुरुजी के चरणों को छूते थे, तो गुरुजी मुझे कहते थे, "तेरा की ना है आंटी?" और मैं बार-बार मेरे मन में ये मैं सोचूँ कि मैं हर हफ्ते आ रही हूँ, आज मुझे आते हुए 1.5 साल हो गया, गुरुजी हर बार मेरा नाम बुलवाते हैं, मैं बोलती पूनम आंटी। तो बहुत मुझे अजीब लगता है, मैंने कहा शायद इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पर, तो शायद गुरुजी को मेरा नाम ही नहीं याद रहता और इसीलिए मेरा कल्याण भी नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे स्टूपिड विचार कई बार मन में आते थे। तो ऐसे ही वक़्त बीता तो अराउंड जून 2000 मेरे हस्बैंड का सिलेक्शन हो गया एमबीए में और वो एक फुल्ली रेजिडेंशियल कोर्स है और हमारा साथ में डॉक्टर का ट्रीटमेंट गुरुजी ने कहा था कि वो आप चलाएँगे। तो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था और मैंने मैंने इनको बोला कि अगर आप फुल्ली रेजिडेंशियल कोर्स के लिए चले जाओगे, तो ये तो इसका मतलब है कि 1 साल के लिए आप और मतलब हमारे पॉसिबिलिटी जो है कम हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसीविंग। तो ये मेरे हस्बैंड बोले कि भई देखो इतने टफ सिलेक्शन के बाद मेरा ये एमबीए में सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसा करते हैं कि अगर गुरुजी से पूछ लेते हैं कि ये सही रहेगा मेरा जाना या नहीं रहेगा। और ये दुविधा हम मन में लेके वहाँ पहुँच गए। और मैं सच बताऊँ मुझे बिल्कुल ऐसा था कि गुरुजी मेरी ही साइड लेंगे और इनको मना कर देंगे जाने के लिए। और जब हम वहाँ पहुँचे और हमने गुरुजी के पैर छू के हमने ऐसे ही पूछ लिया गुरुजी ऐसे-ऐसे एमबीए में सिलेक्शन हो गया है।
तो क्या इन्हें जाना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। तो अब हमें ये नहीं समझ में आया कि इसका क्या अर्थ हुआ, तो उन्होंने बोला कि जाना चाहिए। तो मैंने कहा पर गुरुजी फिर ट्रीटमेंट का क्या होगा? तो गुरुजी ने कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा कल्याण कर दिया। मुझे फिर नहीं समझ में आई कि मेरा क्या कल्याण इसमें हो गया, कि अगर ये चले गए तो मेरा कैसे कल्याण हो गया। तो अननोइंगली, जो मैं सच आपको बात बताऊं, दैट वाज द मंथ आई कंसीव्ड। एंड जब हमको ये बात को रिलेट हमने करी कि गुरुजी ने इनको कहा कि तुम्हें पढ़ने जाना है और मैंने भी साथ में कंसीव कर लिया, तो दोनों ही रास्ते हमारे लिए गुरुजी ने खोल दिए, कोई दुविधा का कोई वो ही नहीं रहा। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह का जो जो हैप्पीनेस थी उस टाइम, उस मोमेंट में, या जो मैं बताऊं कि जो हमारे अंदर जो भावना जो जागृत हुई, हम उसको शेयर करने के लिए दौड़े गुरुजी के पास। जब हम गुरुजी के पास एंटर करके अभी हम मुड़ के हम अभी खड़े ही, जैसे ही नजदीक पहुंचे और हमने सोचा हम बताएंगे गुरुजी को, तो गुरुजी कहते हैं कि मैनू पता है, तो तू चुप रहे, तेरे को कुछ बोलना नहीं है। और इस तरह से उन्होंने मुझे वहां पे किसी से भी शेयर करने को मना कर दिया। इनफैक्ट मैं तो इतनी हैरान थी कि जो चीज किसी को भी नहीं पता वो गुरुजी को कैसे पता लग गई। लेकिन ये तो एक मानने वाली बात है कि जब ब्लेसिंग ही उनकी थी तो उनको पता था कि उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया है। तो दैट वाज द फर्स्ट एपिसोड। और उसके बाद मेरे हस्बैंड अपना एमबीए करने चले गए। और मैं जब अराउंड 40 डेज का जब मेरा बेटा हो गया, तो मैं गुरुजी के पास लेके गई उसको ब्लेस कराने के लिए। और जब हम वहाँ पहुंचे, तो गुरुजी ने उसको ब्लेस तो किया ही, और उन्होंने मुझे ये कहा कि एक मुंडा और ले ले। अब मैं तो बहुत ही एक अजीब सी दुविधा हो गई कि ये इतने कठिनाइयों से मिला है, और थोड़ा वीक भी था मेरा जब बेटा हुआ था, तो थोड़ा सा वो एक पीरियड था डिफिकल्टी का। बट विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स एवरीथिंग वाज ओके। उसको बहुत ज्यादा जॉन्डिस था जब वो पैदा हुआ, लेकिन विद गुरुजी's कृपा ही वाज फाइन। और हम नॉर्मल डिलीवरी थी मेरी, हम घर उसको ले आए थे। और जब 40 डेज पे हम पहुंचे, तो गुरुजी ने वही सवाल, एक मुंडा और ले ले। तो मुझे मुझे लगा कि यार ये तो थोड़ा लालच हो जाएगा, और क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे कपल्स वहां पर थे जो कि हु वर सीकिंग अ सिमिलर ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी। तो मुझे लगा कि, और ये भी मैंने सोचा कि जैसे कि गुरुजी ने मुझे ये दे दिया है तो अब दूसरों को दे देना चाहिए, ऐसा सोचते हुए मैंने कुछ कहा नहीं। और इस तरह से ये होता रहा कि हम जब भी जाते, गुरुजी एक ही बात मुझे बोलते, पूनम आंटी एक मुंडा और ले ले, पूनम आंटी एक मुंडा और ले ले। और मैं किसी भी टाइम ऐसे ओपनली या एक्सप्लिसिटली मैंने कभी हाँ कहा नहीं। तो ऐसा ही जब मेरा ये बड़ा वाला बेटा जब 9 महीने के आसपास का शायद हो गया, तो हम एक बार ऐसे ही गुरुजी के पास जब पहुंचे, तो उससे पहले हमारी एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी कि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई बाहर कैलकाटा। और वो कोई डिफिकल्ट पोस्टिंग मानी जाती है इन द सेंस कि वहाँ पे काफी वायलेंस वगैरह होता है, में केसेस हुए थे पास्ट में। तो वी वर नॉट वेरी कीन दैट ही शुड गो। मोर ओवर बच्चा मेरा छोटा था और पेरेंट्स की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी इनके। तो और इनका छोटा ब्रदर भी बाहर पोस्ट हो गया था। तो मुझे ये लगा कि हमने ये सोचा कि अगर किसी तरह से ये पोस्टिंग डिले हो जाए या पोस्टपोन हो जाए या थोड़े टाइम के लिए इसको स्टैगर कर दिया जाए तो अच्छा होगा। लेकिन वो इन्होंने जितनी कोशिश ये कर सकते थे, जितनी हायर अथॉरिटीज को हम कह सकते थे, करवा सकते थे, सब हमने करवा लिया। लेकिन इनके फाइनल ऑर्डर्स आ गए कि अब आपको जाना ही पड़ेगा। और जस्ट जाने से 1 या 2 दिन पहले की बात है, हमने सोचा हम गुरुजी के पास जाके, अब जो है सो है, अब गुरुजी के पास जाते हैं और उनसे शेयर कर देते हैं। तो वहां जाके इन्होंने बताया कि गुरुजी ऐसे करके मेरी पोस्टिंग हो गई है वेस्ट बंगाल में। तो गुरुजी ने कहा हाँ तो जा ऐश कर और अपना मच्छी भात खाना तू जाके।
तो मेरे हस्बैंड वैसे खाते हैं, हम लोग वेजिटेरियन हैं। तो खैर एनीवेज ये बड़े पजल हुए और ये जाके वहाँ कोने में खड़े हो गए। और जब मैंने पैर छुए तो गुरुजी ने कहा पूनम आंटी और ले ले। तो मैंने बोला कि गुरुजी आपने इनको तो भेज रहे हो आप वेस्ट बंगाल, तो मुंडा किमें होवेगा, मतलब थोड़ा सा बहुत ओवरटली मैंने ये बात कह दी गुरुजी को। तो गुरुजी ने फिर इनको आवाज लगाई, ਇੱਥੇ आ टेडी अंकल ਇੱਥੇ आ। तो इधर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। तो ये आए और उन्होंने बोला कि पूनम आंटी कह रही है एक मुंडा और ले लेंगे, लेकिन तेरी तो पोस्टिंग वहां हो गई है, तो अब पोस्टिंग कैंसिल। तो उन्होंने कहा पोस्टिंग कैंसिल। और हमें तो कुछ इतना समझ में नहीं आया कि पोस्टिंग कैंसिल तो कह दिया गुरुजी ने, अब होना क्या है आगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि हम बहुत रात को वहां से लौटे और अर्ली मॉर्निंग मेरे हस्बैंड को फोन आता है इनके हेडक्वार्टर से कि आपकी पोस्टिंग फिलहाल दबा दी गई है। अब वो दबाने वाला, उसको रोकने वाला, अब हमको तब समझ में आया कि गुरुजी ने ये हमारे लिए कर दिया है काम। और जब ये हुआ और साइमल्टेनियसली, आप नहीं मानेंगे शायद, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। और मैंने उसी मंथ फिर दोबारा से कंसीव किया, एंड दिस टाइम विदाउट एनी मेडिकल इंटरवेंशन, विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी इंटेंशन, सो टू से, एक्सेप्ट दैट यस आई डिड टेल गुरुजी कि हाँ गुरुजी मैं दूसरा मुंडा ले लूंगी फॉर टेक्निकल रीजंस। तो तब उस मंथ मैंने कंसीव किया और मेरा दूसरा बेटा हुआ। और आज आज मेरा बड़ा बेटा इज 20 इयर्स एंड द यंगर वन इज 18 इयर्स। और गुरुजी की बहुत कृपा रही है हमारे ऊपर। ये तो मैंने एक पार्ट बताया आपका, जो कि बिल्कुल ही हमारे मतलब उसके बाद से हमारा जीवन एक अलग ही दिशा में चल पड़ा है। क्योंकि शुरू के 10 साल जब तक हम गुरुजी के पास नहीं पहुंचे थे, तो हम हॉस्पिटल्स के ही चक्कर लगाते होते थे। कभी ये डॉक्टर जिसने बताया, वो फर्टिलिटी एक्सपर्ट, उसके पास चले जाओ, वहां चले जाओ। तमाम सब चक्कर काटने के बाद मैं आपको बताऊं कि जो चक्कर हमने गुरुजी के दरबार के काटे, उन्हीं उन्हीं चक्करों ने हमारे को बाकी सब चक्करों से बचा दिया। और ऐसा अक्सर होता था कि जब वहां पे बड़े बड़े लोग आते थे, तो एक बार ऐसे नलिनी सिंह आई थी, वो रिपोर्टर है काफी फेमस, उस टाइम में तो बहुत ही प्रोमिनेंट थी वो। तो जब वो अंदर आई तो गुरुजी बोले कि ये देखो मैंने टेस्ट करन आई है। तो और जेन्युइनली ये बात थी कि आई थिंक शी वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट हु दिस पर्सन इज, व्हाट इज ही परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ मिरेकल्स, और दे आर क्लेमिंग क्योंकि गुरुजी की महिमा धीरे धीरे फैलती जा रही थी और नए नए लोग जुड़ते जा रहे थे। तो इस तरह के लोग भी उसमें आते थे जो टेस्ट करने आते थे या वो देखने आते थे। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि धीरे धीरे ऐसा समय आया कि नलिनी सिंह खुद ही वहां पर रेगुलरली आने लगी थी, और जो भी टेस्ट करने आता था वो गुरुजी से फिर इम्प्रेस ही होके जाता था, और किसी ना किसी फॉर्म में उसको ब्लेसिंग मिलती थी और वो जुड़ ही जाता था आगे के लिए। तो इस तरह की तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। और जैसे कि प्रकाश अंकल ने बताया कि गुरुजी बहुत मजाक उड़ाते थे, और बहुत मतलब उड़ाते एज इन की शेयर करते थे इस तरह के बातें जो कि आप कई बार विजुअलाइज नहीं कर सकते थे। तो एक बार ऐसे ही मुझे उन्होंने बोला कि पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं अपनी तरफ से बताने लगी कि गुरुजी डॉक्टरेट, और ये भी होता था कई बार कि आपकी जुबान ही नहीं खुल पाती थी। तो वो डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी में बोलने का कुछ कोशिश कर रही थी, तो इतने में ही गुरुजी बोले ऐदा मतलब होता है पागल होने डर। तो बहुत इंटरेस्ट, बहुत बहुत मुझे अजीब लगा कि गुरुजी ने ऐसी बात क्यों बोली। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि ऐसा अक्सर हमारे प्रोफेशन में होता है कि लोग पीएचडी करने शुरू करते हैं और करते करते आधे तो वो पागल हो ही जाते हैं सच में, और उनकी पीएचडी भी नहीं कभी खत्म होती, और एंड देन दे बिकम सम काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड माइंड आई वुड से। और गुरुजी ये शब्द बहुत इस्तेमाल करते थे कि जब कोई कई बार एंटर करता था, और कई बार उन्होंने मेरे को भी कहा ओए पूनम आंटी आ गई कंफ्यूज्ड माइंड।
क्योंकि कई बार ऐसे होता था कि हम अपने मन में कई तरह के सवाल, कई तरह के डाउट्स जो हैं फ्लोट करते रहते थे कभी-कभी मन में। तो वो गुरुजी कई बार मेरे को ऐसे बोला उन्होंने, कई बार ही बोला कि ओए कंफ्यूज्ड माइंड है, आंटी कंफ्यूज्ड माइंड है। और और ऐसा कई बार होता था कि वो बोलते थे ना बट परंतु लेकिन किंतु ना बाहर अपने चप्पलों के साथ उतार के ना बाहर ही रख कर आया करो, तो यहाँ पर जो है कृपा एकदम अ, रहेगी। वो कहते नहीं थे ये बात तो हमारे को वहाँ पर जो बाकी के लोग होते थे वो ये बात बताते थे। तो एक बार उन्होंने मेरे से पूछा कि तू क्या पढ़ी हुई है? तो मैंने बताया गुरुजी ऐसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैंने एमफिल कर रखी है और पीएचडी मेरा करने का मन था, लेकिन समहाउ मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था किसी न किसी कारणों से। चाहे वो यही कहिए कि पहले ट्रीटमेंट के चक्कर थे और बाद में बच्चे हुए तो समहाउ मैं रजिस्टर नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने मुझे 1-2 बार ऐसे हुआ कि मुझसे सवाल पूछे कि तेरा ये बता कि क्रेडिट कंट्रोल की होता है। अब क्रेडिट कंट्रोल मैं इससे पहले की बताती और सच बताऊं जैसा मैंने पहले भी कहा कि गुरुजी के सामने एकदम कंफ्यूज हो जाता था माइंड। अब मैं कुछ बोलने से पहले ही गुरुजी ने कहा कि जा तू फेल होगी और मैं अपना मुंह पलटा और आ गई कि भाई क्या इकोनॉमिक्स पढ़ी है कि गुरुजी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। और ऐसा उन्होंने मुझे कई बार फेल किया। ऐसे रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन पूछते थे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो कि मुझे आता होता था लेकिन मैं गुरुजी के सामने बोल ही नहीं पाती थी और वो मुझे हर बार फेल कर देते थे। बट एनीवेज these were like those lighter moments which we used to really enjoy। और जैसे कि अंकल ने बताया डांस परफॉर्मेंसेस और पूरे सबको डांस करने के लिए कहना, तो ऐसे हमने बहुत ओकेजन्स देखे जो कि हमारी मेमोरी में एकदम छपे हुए हैं एंड दे रियली ब्रिंग बैक दोज वंडरफुल ब्यूटीफुल टाइम्स दैट वी हैव शेयर्ड विद गुरुजी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, गुरुजी ने हमें एक अपना एक स्वरूप भी दिया हुआ जो उन्होंने खुद ही साइन किया था, साइन किया हुआ है और उसके ऊपर ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा है जो कि मेरे घर में है मेरे बेडरूम में। और मुझे लगता है कि वो मेरे लिए तो हर समय ही मतलब गुरुजी खुद ही उन्होंने मेरे घर को ब्लेस कर दिया है। मैं जहाँ भी जाऊँ मैं वो गुरुजी मेरे तो साथ हमेशा ही रहते हैं और इन दैट फॉर्म। तो ये तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हमारे को गुरुजी से लगातार हम हमें लगता है कि गुरुजी ने हमें एक परमानेंट तौर पे ही ब्लेस कर रखा है। लेकिन ज़िंदगी में ऐसे कई और भी मौके आते हैं जिससे हमें एहसास होता है कि गुरुजी हमारे ही साथ हैं और लगातार हमें ब्लेस कर रहे हैं। अम, मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि मैं थोड़ा और रिकाउंट कर पाऊँ, आई वुड रिक्वेस्ट Sethi uncle, who is incidentally here in Delhi. He's been posted for last 5 years to Bombay, and I stay on Hindu College campus. और अभी ये आए हुए हैं और इनके आने की वजह से मुझे भी 2 बार सत्संग करने का मौका मिल गया है। एंड बट डेफिनेटली आई एम नॉट प्रो एट इट, ऑल्दो बहुत सारे इमोशंस कॉन्स्टेंटली आते हैं बट उनको एक लय में कई बार पिरोना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं चाहूंगी कि सेठी अंकल थोड़ा सा सत्संग करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ऐसे ही है ये कर्तव्य बनता है कि भाई एक दूसरे खुद तो पुण्य कमाएं, अच्छा काम करें, एक दूसरे का भी मौका दें, पुश करें कि भाई तू भी पुण्य कमा ले। शायद पुराने जमाने में इसीलिए तीर्थ पे इकट्ठे जाया करते थे। अब हमारे लिए सत्संग करना एक तरीके से गुरु जी के गुणगान करना, गुरु जी की कहना, ये तीर्थ के बराबर ही है, बल्कि मेरे हिसाब से तो तीर्थ से भी कहीं ऊपर है। गुरु जी की महिमा कहने में जो आनंद है वो मेरे को, क्योंकि तीर्थ में जाके आप वहाँ के
लोगों के व्यवहार देखना शुरू कर देते हैं। आप और बहुत कुछ आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। यहाँ तो ये है कि आपकी पूर्ण जो कंसंट्रेशन है, आपकी पूरी जो एकदम फ़ोकस है वो गुरुजी पे जाके टिक जाता है, क्योंकि आपको रिकॉल करना है। और रिकॉल करने लगता हूँ तो कभी ऐसा मेरे मन में विचार आया नहीं कि पूरी महिमा मैं कह सकता हूँ, या पूरी महिमा अपने पे भी जो पूरी कृपा हुई है वो भी कोई सुना सकता है। शायद नहीं सुना सकता, कोई कितना भी भक्त हो नहीं सुना सकता। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये गुरुजी के ऊपर पूरी तरह से अप्लाई होता है कि कितनी कृपाएँ उन्होंने की, जो कि लाइट ऑफ डिविनिटी में मैंने भी कंट्रीब्यूट कुछ किया है, पूनम आंटी ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है, बट दैट इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट वी हैव गॉट। बल्कि लिखने के बाद एक ऐसा प्रकरण मुझे बाद में याद आया, किसी ने मुझे कहा कि गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड कुछ बताइए। तो गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड क्या बताइए? अब शायद कुछ रिकॉल होना था, इसलिए उस बालक के मुँह से ऐसा प्रश्न गुरुजी ने पूछवाया, तो आई जस्ट वेंट बैक एंड आई रिकॉल्ड इन 2006 व्हाट हैड हैपेंड। तो गुरुजी जब कहते थे पीएचडी का मतलब है पागल होने का डर, और वो पागल होने का डर सिंपली एक प्रॉम्प्ट था पूनम आंटी के लिए कि पीएचडी रजिस्टर कर लो, इस आदमी की पोस्टिंग बॉम्बे में है और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम इसके साथ जाओ, तो पीएचडी रजिस्टर करोगे तो तुम्हें लीव मिलेगी स्टडी करने के लिए, यू विल बी एबल टू जॉइन योर फैमिली। और जो रजिस्ट्रेशन पहले कुछ साल से नहीं हो रही थी, गुरुजी के कहने भर के बाद मेरे ख्याल 3 महीने के अंदर दैट रजिस्ट्रेशन हैपेंड एंड दे जॉइंड मी देयर, एंड इट वाज द मोस्ट सूटेबल प्लेस टू डू दैट सॉर्ट ऑफ डॉक्टरेट, जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, कंपनीज की वर्किंग से ताल्लुक था, क्योंकि अच्छी कंपनीज का ज़्यादातर का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और दिल्ली में उस तरीके की इंटरैक्शन हो पाना, उस तरीके का डेटा इकट्ठा कर पाना संभव नहीं। तो जो गुरुजी के आशीर्वाद से इनकी पीएचडी चल रही थी, उसका प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन होना था, एंड दैट प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन was incidentally on say 6th on was on 11th of July, जो कि गुरु पूर्णिमा का दिन था सन 2006 के अंदर। तो मेरा कार्यक्रम ये बना कि मैं जाऊंगा, गुरुजी का बर्थडे अटेंड करूंगा 7 तारीख को, और उसके बाद लौट आऊंगा। मैं मुंबई लौट आऊंगा और ये लोग वहीं रहेंगे, and she will make her presentation, and then after the outcome of that presentation, ये और बच्चे ये उसके बाद लौटेंगे। अब सबको मालूम है कि गुरुजी के बर्थडे वाले दिन कितनी भीड़ होती है, तब भी हुआ करती थी, हजारों लाखों लोग पहुंचते थे, और आमतौर पे आदेश होता था कि दूर से नमस्कार करो, प्रसाद लो और आगे बढ़ जाओ। चरण स्पर्श करना भी मना होता था, बात होना गुरुजी से तो ऑलमोस्ट एक असंभव सी बात थी। अब ऐसे माहौल में 7 जुलाई 2006 को जाके मैंने नमस्कार किया और गुरुजी ने बुलाया। बस अमेज़्ड कि इतनी भीड़ में बुलाया मुझे, तो मैं गया, तो गुरुजी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा ਨੂੰ भी हाज़िरी लगानी। विच मेंट कि 11 को भी आपको यहाँ आना है। अब वो 11 को जाना था तो नेचुरली सारा प्रोग्राम मेरा चेंज हो गया, एंड आई टोल्ड हर कि भी गुरुजी ने ऐसे आदेश किया है और आदेश का पालन करना ही पड़ेगा, कि 11 जुलाई तक मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। शी सेड कि 11 जुलाई को मेरी प्रेज़ेंटेशन है ना, तो आप बहुत प्रेज़ेंटेशन वगैरह बनाते हो, मैंने कभी बनाई नहीं, तो गुरुजी ने आदेश इसलिए किया है कि आप मेरी मदद। अब वो किसकी मदद होनी थी और क्या होना था, वो तो गुरुजी की माया और गुरुजी की कृपा, और वही जाने कि उन्होंने ऐसा आदेश क्यों किया। और हमें पता चला, लेकिन एकदम से, जैसे कहते हैं, जब लाइट ऑफ डिविनिटी के लिए लिख रहे थे, तो तब मेरे दिमाग में नहीं आया कि हुआ क्या था। कंप्लीट पिक्चर वाज़ नॉट देयर। सो आई रिकॉल्ड कि ऐसा आदेश हुआ, 3 दिन पत्नी की सेवा की। अब जिस कार्य में पत्नी भी खुश और गुरुजी भी खुश, उससे बेहतर तो कोई कार्य नहीं है। तो 3 दिन तक तो मैं प्रेज़ेंटेशन बनवाता रहा, और गुरु पूर्णिमा को गुरुजी के दरबार में फिर से हाज़िर हुआ, जाके नमस्कार किया दूर से, और गुरुजी ने कहा चलो, चलो, चलो। मैंने कहा गुरुजी ने रोका भी, और बिल्कुल नमस्कार का
कम से कम एक निगाह देख तो लेते। गुरुजी ने देखा भी नहीं, गुरुजी ने तो थोड़ा सी निराशा हुई, लेकिन वो निराशा 10 मिनट हुई। बाहर निकल गए, बाहर निकलने के बाद में फ़ोन ऑन किया जो ऑफ था, देखा कि कितने मैसेज, कितनी मिस्ड कॉल्स, क्या-क्या है। और तो देखा कि एक नज़दीकी दोस्त का मैसेज था, आर यू ओके? वेयर आर यू? होप यू आर फाइन। मैंने उसे फ़ोन मिला दिया। मैंने कहा, भाई क्या हो गया? आप इस तरीके के प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? कहता आपको पता नहीं है, आपके ऑफ़िस के सामने जो लोकल का स्टेशन है और उसके अगले पिछले जो 3-4 स्टेशंस हैं, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट 11 जुलाई 2006। कहते हैं बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, तो हमें चिंता थी कि आपको लौटना था 8 तारीख को, तो आप जॉब पे गए होंगे और ये ना हो कहीं आप इस मुसीबत में ट्रैप हो गए। तब दिमाग में स्पष्ट हुआ कि रोका क्यों और आज क्यों नहीं तवज्जो दी, और प्राण रक्षा करनी थी, गुरुजी ने इस हिसाब से कर दी। और प्राण रक्षा के बहुत सारे प्रकरण जीवन में जहाँ पे गुरुजी की कृपा ने ही बचाया है। एक इन्हें सुनाना बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरी गलती थी तो अपनी गलती सुनाना इतना कोई मज़ेदार काम नहीं है। जब हम लोग शिमला से वापस आ रहे थे ड्राइव करके, तो आप सुना दीजिए। तो ऐसे हम